आ जाइए सभी लोग क्लास में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। मैं अतुल कुशवाहा आपको आज की क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 9 का टॉपिक रैशनल चॉइस थ्योरी ओके पढ़ाएंगे। चलिए सभी लोग आ जाए एक बार। गुड इवनिंग या हाय हेलो जो भी हो वो एक बार मैसेज कर दो ओके। 2 मिनट वेट करेंगे, सभी लोग आ जाए जल्दी से क्लास। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, सभी लोग तैयार रहें। गुड इवनिंग कोमल, आ जाइए जल्दी से सभी लोग। ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर? एक बार थम्स अप दे दें। हाय गुलनाज, कैसी हैं आप? बढ़िया है? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? हाय सिमरन, बढ़िया पढ़ाई चल रही है? ओके गुड गुड सिमरन। ओके गुड गुलनाज। आ जाइए जल्दी सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट 7 से 8वीं क्लास ज्वाइन किए थे तो उनके लिए 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। मैं बढ़िया हूँ गुलनाज। आते जाइए जल्दी से सभी लोग। गुड इवनिंग योगी अनु। चलिए एक बढ़िया मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी लोगों को? बताइए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड देखिए, ये क्या दिख रहा है? ये सीढ़ियां है, ये सीढ़ियां नहीं है आपके लिए, ये आपकी यूनिट है ना? चलिए ध्यान देते हैं। रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो काम अच्छा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, आप अपने से जोड़िएगा। अगर आप सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट, हमारा इस बार जेआरएफ हो जाएगा
आप रिजल्ट पर ही ध्यान देंगे और पढ़ेंगे नहीं तो हो जाएगा? नहीं होगा। आगे क्या है, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदमों पर देना चाहिए, या कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जेआरएफ करना है तो आप रोज छोटे छोटे कदम आपके लिए क्या हुए, आपकी क्लासेस हुई, आपके नोट्स हुए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, वो आपके स्टेप्स हुए, कदम हुए। ठीक, आगे आए, यही चीज आपको क्या देती है, आपके रिजल्ट तक ले जाती है। जब आप रोज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओके, आया समझ में? इसलिए रिजल्ट पर मत ध्यान दो कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, सर बताइए होगा कि नहीं होगा। तो उससे कोई नहीं होगा, उससे ऐसे नहीं होता है एग्जाम, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, उसी से होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थ्योरी पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रैशनल चॉइस थ्योरी, और अगला बताइए जल्दी से, फ्रेडरिक रिक्स का प्रिज्मेटिक मॉडल। ओके, चलिए आगे बढ़े। एक बार थम्स अप दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत। ये हम लोग पढ़ ही चुके थे। इसके मुख्य प्रस्तावक या प्रतिपादक कौन है, डेविड ईस्टन। ओके, इस प्रणाली को क्या कहते हैं, बंद घटना। बंद घटना को खारिज करता है। रिजेक्ट द थ्योरी रिजेक्ट द क्लोज सिस्टम फेनोमेना। जो नए स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है वो पिछली रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे पहले, उसके बाद डाउट पूछेंगे। ओके, याद रखिएगा। ये किसका, सिस्टम थ्योरी का व्यवस्था सिद्धांत है ना, हिंदी लिखा तो है अनु। समाज को अपने भीतर विभिन्न प्रणालियों के युक्त एक प्रणाली के रूप में समझता है। इनपुट आउटपुट मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल, ये पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं, ये है जैसे, है ना। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, अपना जो मुद्दा है आज का उस पर चर्चा करते हैं, है ना। तो मुद्दा हमारा क्या है, रैशनल चॉइस थ्योरी, डिसीजन मेकिंग और फ्रेडरिक रिक्स। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तार्किक चयन सिद्धांत शब्द से आप पता लगाइए ये शब्द क्या है, तर्क क्या है, चयन क्या है और सिद्धांत क्या है। तीन शब्द है, पता कैसे लगाएंगे, देखो कई चीजें शब्द के अंदर ही छुपी रहती है, उन्हें बस आपको पता लगाना है। कैसे, तर्क, रीजन, मतलब क्या, जैसे ये पेन है, ये काला क्यों है, तर्क कर रहे हैं कि भाई ये पतला होना चाहिए, दो लोग तर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब दो पेन है, दो पेन में से कौन सा अच्छा है कौन क्या है, तो उनमें से चयन करेंगे, और उस प्रक्रिया को तर्क करने के बाद चयन करेंगे, उस प्रक्रिया का एक सिद्धांत बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगी, जिसे हम आगे अप्लाई करेंगे। यही होता है, ठीक। आगे आइए, तर्क चयन सिद्धांत किसने दिया, नोबेल पुरस्कार विजेता गैरी बेकर। इनका नाम याद रखेंगे, दिया, ठीक है, ये गैरी बेकर ने दिया। ठीक, अब आइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई समस्या जिसका तुरंत समाधान कर दिया जाए। उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति के चयन का आधार लाभ या अधिकतम खुशी की उपयोगिता होती है। इसका मतलब समझिए, आप या हम हैं, ठीक। आप से कहा जाए इसमें से कुछ चुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दो पेन देते हैं, हम कहेंगे आप इनमें से चुनिए,
और हम आपको क्या देते हैं, इनमें से सबकी अच्छाइयाँ कमियां दोनों बताते हैं। तो आप इनमें से क्या चुनेंगे जिसमें आपका लाभ हो। आप अपना तर्क यूज कर इसमें से चुनेंगे कि कौन सा पेन अच्छा है, किससे हमें अधिक लाभ है, वही चुनेंगे। इसे कहते हैं कि उपभोक्ता जब भी चुनता है तो वो अपने लाभ के अनुसार और जिसमें उसे अधिकतम खुशी हो उसे चुनता है। ऐसा ही इस प्रकार आगे कैसे कि भाई हम जो भी डिसीजन लेंगे अपने संगठन में, इसे ऐसे समझाते हैं कि हम संगठन में जो भी डिसीजन लेंगे वो तर्क के आधार पर चुनेंगे जिसमें हमारा अधिकतम फायदा हो, संगठन का अधिक फायदा हो, ऐसे चयन चूज करेंगे। ठीक, आई होप आप किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आगे बढ़े, एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर काफी थ्योरी है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बताइए योगी, अनु, शुभम, चोखाराम, कोमल, सुमित्रा, गुलनाज, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते। अब सीधा सीधा आप लाइन में याद रखेंगे, निर्णय लेने के साथ प्रशासन को समान करता है। ठीक है, निर्णय लेना क्या है, प्रशासन में समान मतलब हर स्तर पे निर्णय लिए जाएंगे, हर चरण पे निर्णय लिए जाएंगे। अगला पॉइंट ये, निर्णय संगठन के प्रत्येक चरण में लिए जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तार्किक थ्योरी के सिद्धांत तार्किक चयन के सिद्धांत के अनुसार संगठन में निर्णय किस स्तर पर लिए जाते, उच्च, निम्न, मध्यम या प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक चरण पर? तो प्रत्येक चरण पर। ठीक है, नीति निर्माण की प्रक्रिया में मौलिक कदम माने जाते हैं। जो नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस होता है उसमें क्या माना जाता है, मौलिक कदम, फंडामेंटल स्टेप्स। ओके, यहाँ किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला आते हैं, देखो टेरी वेकर ने, ये टेरी है, थिंकर है टेरी, तो इन्होंने चरणों की श्रृंखला बताई है कि इस जटिल प्रक्रिया में हम समस्या का चयन कैसे करेंगे और डिसीजन कैसे लेंगे। ठीक है, तो उन 7 स्टेप्स को हम लोग याद रखेंगे और यहाँ देखेंगे एक के बाद एक ही रिलेट होता है, इसलिए याद रखें एक के बाद एक ही। 7 स्टेप्स है जिन्हें याद रखेंगे। आप अपने से समझ लीजिए, जब आपके पास कोई चयन लेना हो तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, समस्या की पहचान या पता लगाना, हमारे पास क्या समस्या है तो हम जिससे उसका अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन या समाधान का चयन कर सकें। ठीक, अब क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए समस्या है कि ये पेन है ना, ये पेन मोटा चलता है, तो ये हमारी क्या होगी, समस्या होगी, ये मोटा चलता है। तो हम देखेंगे इसके बारे में डाटा जुटाएंगे कि ये मोटा क्यों चलता है और फिर संभावित विकल्प ढूंढेंगे कि इसे कैसे हल किया जाए। जैसे यहाँ है, यहाँ हमने क्या ढूंढा, प्रॉब्लम ढूंढी। अब इसके बाद क्या हुआ, गेटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डाटा। उदाहरण के तौर पर पेन ले लीजिए, समस्या मोटा चलना है, मोटा ना चले तो उसके लिए हम डाटा जुटाएंगे क्यों चल रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके टेंटेटिव्स, संभावित विकल्प ढूंढेंगे, है ना, टेंटेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे, संभावित विकल्प का पता लगाएंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, फिर सबसे अच्छे तरीके पे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि ये अच्छा है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये, सबसे अच्छा ये है। फिर क्या करेंगे, साध्य और अस्थायी निर्णयों का पहचान करेंगे। जो अस्थायी निर्णय हैं कि भाई इनको नहीं ले सकते, इनसे गलत होगा, जो साध्य स्थायी है उनकी हम पहचान करेंगे, दोनों अलग अलग करेंगे। फिर उनके बाद क्या करेंगे, पहुंचे हुए निर्णय पर प्रभावकारिता मूल्यांकन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जिन परिणाम पर हम पहुंचे हैं, समस्या का समाधान ढूंढा, डाटा एकत्रित किया, फिर तरीके ढूंढे, फिर निर्णय के पहचान की और ढूंढा, फिर उनमें से उनका मूल्यांकन किया कौन सा अच्छा है ना। जब मूल्यांकन कर लेंगे उनके बाद 6 स्टेप आएगा, निर्णय लेना या उसे लागू करेंगे। जो अच्छे से अच्छा होगा उसे हम लागू कर देंगे इस पेन पे कि इस वजह से ये चल रहा है तो ये ठीक हो जाएगा, हमने इसे लागू कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसे चेक करेंगे, इसकी प्रतिक्रिया आएगी, फीडबैक आएगा, यदि स्थिति की मांग हो तो आवश्यक संशोधन होगा। इसका मतलब ये हुआ फीडबैक अच्छा या बुरा आता है
तो उसके अनुसार हम डिसीजन अगला लेंगे, मतलब 7 स्टेप में ही लेंगे। क्या डिसीजन आता है कि भाई पेन हमारा थोड़ा मोटा कम हुआ है लेकिन मोटा चल रहा है, ठीक, या पतला ज्यादा हो गया, तो हम अब उसने स्थिति क्या जनरेट की कि ये ज्यादा पतला चल रहा है। फिर इस स्थिति को संशोधित करने के लिए फिर एक ये समस्या बन गई पतला चलना, बताइए। तो इसके लिए फिर हम डाटा एकत्रित, तो उनका मतलब ये है कि भाई ये 7 स्टेप्स में चलता रहता है जब तक हमें फाइनल रिजल्ट ना मिले, ठीक है, अच्छे से अच्छा। लेकिन तार्किक चयन एक सीमित होता है, ये नहीं कि रेगुलर चलता रहता है। तो इसके बारे में आगे हम साइमन को पढ़ेंगे, वो बताएंगे, ठीक। उनकी भी काफी थ्योरी है और कई नाम से जाने, कई थिंकरों की थ्योरी है, लिंडब्लॉम, है ना, ऐसी कई है थ्योरी, साइमन की है। चलिए आगे बढ़े, एक बार थम्स अप दीजिए तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। योगी, अनु, शुभम, सिमरन, कोमल, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं। अब आता है साइमन का रैशनल डिसीजन मेकिंग या रैशनल चॉइस थ्योरी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये एक ही है। निर्णय पूरे संगठन में व्याप्त है। इनका ये कहने का मतलब ये है, जो निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के परिणाम पूरे संगठन में व्याप्त है। उस डिसीजन जो डिसीजन लिया गया है तो उसका प्रभाव पूरे संगठन में पड़ेगा, तो डिसीजन सही लेना चाहिए, है ना। निर्णय लेना किसी संगठन के किसी विशेष भाग का विशिष्ट कार्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये हर स्तर पर निर्णय लेगा। छोटा भी स्तर होगा तब भी निर्णय लेगा, वहां सबको इन्वॉल्व भी करेगा अपने निर्णय में, क्योंकि जो निर्णय लिया जाए, जो डिसीजन लिया जाए, उससे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, अपोजिट प्रभाव ना पड़े, है ना। चलिए, अब उन्होंने क्या बताया, निर्णय क्या है, मतलब 3 फेज बताए, उनके चरण बताए, जिनको आगे हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, असूचना गतिविधि। असूचना, इसका अर्थ समझ लिया आप शब्द का, है ना। असूचना, बिना सूचना के, हम पहले उसमें तो कुछ देख लें, समस्या उसमें देख लें, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। डिजाइन एक्टिविटी, उसको डिजाइन करें। फिर सिलेक्शन एक्टिविटी, चुनाव करें कौन सा अच्छा है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये पूरा जो लिखा है पीपीटी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इनमें देखो हमने सिर्फ वही वही लिखा है जो एग्जाम से कारी है ना, आपको प्रॉफिट करेगा एग्जाम, इफेक्टिव है एग्जाम के लिए। संगठन में पूरे वो नीति सॉरी डिसीजन मेकिंग पूरे संगठन में व्याप्त है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रत्येक स्तर पर निर्णय लिया जाता है, किसी विशिष्ट कार्य पर नहीं लिया जाता है या विशिष्ट भाग पर नहीं लिया जाता है। तो यहाँ से असेसन रीजन क्वेश्चन बनते हैं, 3 फेज पूछ लेंगे उनके कि कौन कौन से, चौथा गलत दे देंगे, तो आपसे गलत वाला पूछ लेंगे कौन सा है, तो जो भी होगा इन 3 के अलावा वो गलत होगा आपका, तो आपका फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। निर्णय सीमित तर्क संगत था, सीमित मतलब क्या है, एक लिमिट होनी, मतलब सीमित होना चाहिए कि भाई यहाँ तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। उसे जब ज्यादा तार्किक करते जाएंगे तो आगे डिसीजन नहीं ले पाए। ओनली से सिंपल भाषा में याद रखिएगा, सीमित तर्क, सीमित तार्किक पर आधारित है ना। चलिए आगे बढ़े, एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने बताया इंटेलिजेंस, असूचना, कलेक्टिव डाटा, फिर जनरेशन ऑफ फाइंड अल्टरनेटिव्स, चुनाव, फिर मूल्यांकन, नहीं सॉरी मूल्यांकन नहीं है वो, डिजाइन है ये, जनरेशन फाइंड अल्टरनेटिव, ब्रीज चुनना, यहाँ चॉइस, है ना। बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए, तो इनको हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसका मतलब ये है, स्टूडेंट देखें, सभी लोग यहाँ देखें,
निर्णय लेने के अवसरों की खोज करना। क्या है? निर्णय लेने की अवसरों की खोज करना। ओके, इतना याद रखेंगे भाई। यहाँ खोज करेंगे, असूचना विधि है ना, समझो इसे। ओके, बस इतना ही लिखना है यहाँ समझने के लिए, और कुछ नहीं। अगला आते हैं, यहाँ क्या है उनका डिजाइन चरण, कि उसे कैसे क्या लागू करेंगे, कहाँ प्रभावित करेंगे, क्या होगा। ओनली लागू करना, लागू करने का एक रास्ता बेतैयार करना, है ना, कार्रवाई के रास्ते का आविष्कार करना कि कैसे करेंगे हम। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम है अनु? ओके गुड। चलिए, अब ये आता है कलेक्टिव चुनाव गतिविधि। क्या समस्या है उसके लिए, क्या अच्छे चुनाव है, क्या बुरे चुनाव है ना, क्या अच्छा है, कैसा होना चाहिए, क्या खराब है। ठीक, ये तीन चीजें यहाँ रखो। यहाँ सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। इन तीनों के सेम एक थिंकर और है, जो हर्बर्ट सॉरी साइमन के इन तीनों जो फेज है, चरण है, उनके समानांतर वो भी अपने तीन ही चरण देते हैं। बस उनका थिंकर का नाम लिख लीजिएगा आप, जॉन डेवी। कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इन्होंने जो अपने तीन चरण बताए हैं उनके भी सेम ही है ऐसे। ठीक है, वो कहते हैं कि समस्या क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा समस्या क्या है, समस्या का विकल्प क्या है, और समस्या को लागू कैसे करेंगे। ठीक, सेम ऐसा ही है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी। चलिए आगे बढ़े फिर, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पर चलें। क्या हुआ योगी अनु? ओके चलो कोई नहीं, ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में आ जाइए, और किसने क्या निर्णय का सिद्धांत दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और आप अपनी भाषा में नोट कर लेना। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, नियोजित और अनियोजित निर्णय, प्लान एंड अनप्लान डिसीजन, हार्वर्ड साइमन ने दिया। ठीक है, पहले का मतलब समझिए, नियोजित मतलब प्लान। ये ऐसे नियम है, इनको कब लागू किया जाता है? जॉन डेवी, डेवी गुलनाज, उस थिंकर का नाम है जॉन डेवी। ओके, चलिए अब इनके सिद्धांत पर आ जाते हैं। हो गया ना गुलनाज। नियोजित वो कहते हैं ये सिद्धांत उन समस्याओं पर या उन डिसीजन पर आधारित है जो बार बार दोहराई जाती हैं समस्याएं, उनके लिए है कि भाई एक बार हमने बना दिया, उन पे लागू हो करेंगे, हो जाएंगे। और अगला आता है अनियोजित अनप्लान। इनमें क्या है, कब कौन सी समस्याएं आ जाए उसके लिए है, उसी के अनुसार अनियोजित। जिन्हें नियोजित मतलब जिनका प्लान नहीं किया है और समस्या आ गई, हमने अनप्लान में काम कर दिया और हो गया निर्णय, ये उनके लिए कहते हैं। सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है और कुछ नहीं। बस पूछते यहाँ से इतना है कि नियोजित अनियोजित निर्णय किसने दिए, हर्बर्ट साइमन। प्लान एंड अनप्लान डिसीजन। ठीक, ओके। अब अगला आते हैं समजात एवं द्वितीय अद्वितीय निर्णय, पीटर ड्रकर ने दिया, याद रखेंगे। ठीक है, यूनिक एंड होमोलोगियस। इसमें क्या है, ये सेम इसी की तरह है, नियोजित और अनियोजित की तरह है। समजात प्रॉब्लम जो होगी उसके उसके अनुसार, और अद्वितीय जो होगी, जो प्रॉब्लम होगी उसके पिछले नियम है नहीं कोई, जब समस्या आएगी तभी नियम बना दिए जाएंगे और तभी उन्हीं से सॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये किससे मैच खाता है,
तो हर्बर्ट ए साइमन के, हर्बर्ट ए साइमन के किस सिद्धांत से? प्लान एंड अनप्लान। ओके, अगला आता है संगठनिक एवं व्यक्तिगत निर्णय, तो चेस्टर बर्नार्ड ने दिया। इसे ऐसे समझिए, संगठन में हम जो निर्णय लेते हैं वो सामूहिक लिए लेते हैं, सबके हित के लिए लेते हैं, और व्यक्तिगत स्वयं या व्यक्ति के लिए। और संगठन में क्या होते हैं, ये आधिकारिक लिए जाते हैं, व्यक्तिगत में आप स्वयं लेते हैं। ठीक, चेस्टर बर्नार्ड ने दिए हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। चलिए बताइए, गुलनाज, चोखाराम, योगी, अनु, कोमल, सिमरन, सुमित्रा, बताइए जल्दी से। यहाँ किसी को कोई दिक्कत? यहाँ और सिंपल करना हो तो ये कर लीजिएगा, इसमें आधिकारिक क्षमता होती है, और व्यक्तिगत में क्या होती है? व्यक्तिगत क्षमता। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो, बढ़े? ओके गुड। अब ये आइए, 4 टाइप मॉडल है। इन 4 टाइप के जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोक प्रशासन के साहित्य में हमको 4 प्रकार के मॉडल मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें याद रख लीजिएगा, और इनकी बुक है कुछ, वो हम बता देंगे, वो याद रख लीजिए। कैसे मॉडल है इन्हें भी समझ लीजिएगा। साइमन का परिसीमित मॉडल, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं साइमन, और साइमन का क्या है? साइमन ने क्या कहा था? संगठन में प्रत्येक चरण पर डिसीजन लिए जाएंगे, लिए जाएंगे। नोट करिए, अभी नोट किया हुआ, प्रत्येक चरण पर डिसीजन, निर्णय, और क्या है? तार्किकता सीमित होनी चाहिए। और बताइए, और आपने से पढ़ा है किसी में? तार्किकता कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा आप इनकी थ्योरी का। इनका मतलब ये है, जो संगठन है, संगठन में अगर कोई भी समस्या है तो हमको क्या करना है, उसके जो चरण है, कोई भी समस्या है, स्टाफ है, उसके प्रत्येक चरण पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि डिसीजन का पूरा प्रभाव कहाँ पड़ता है? उनके संगठन पर या आपके संगठन पर। और तार्किकता सीमित होनी चाहिए, कि भाई इतना लिमिट रखना चाहिए कि यहाँ तक देखा जाएगा। तार्किकता करते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे तो निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनमें कमियां निकलती आएंगी, है ना। और दूसरी बात, वहां देखेंगे जो कार्ड होंगे, निर्देश पुस्तिका होगी, उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना। अब आता है तार्किकता व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से इसे कैसे है? अगर व्यक्तियों को लक्ष्य निर्धारित किए गए हो तो उनके अनुसार होना चाहिए, है ना। व्यक्तियों को लक्ष्य निर्धारित किए गए हों तो उनके अनुसार तार्किकता। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। योगी, अनु, गुलनाज, ओके, बढ़ते हैं आगे। अब अगला आता है लिंड ब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल, सौदेबाजी का सिद्धांत। याद रखिएगा, यहाँ इनकी बुक द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, ये बुक है इनकी। देखिए ये हम रेजर कर दें, उसके बाद आप बुक नोट कर लेना, फिलहाल नोट्स तो पढ़े ही रहेंगे। वृद्धिशील मॉडल, सौदेबाजी का मॉडल, बुक इनकी याद रख लीजिएगा। इनके मॉडल को अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। मॉडल का नाम लिखिएगा इनके, और जो भी मॉडल है उनका हम नाम आपको बता देते हैं, वो लिख लीजिएगा। चलिए,
किरमित सीमित तुलनाओं का मॉडल। ओके अनु, ओके गुड। तुलनाओं का मॉडल। दूसरा लिखिए चरणबद्ध। निर्णय निर्माण। ठीक है, इनके ये मॉडल अन्य नाम से भी जाने जाते। इनकी बुक याद रखना और मॉडल का नाम याद रखना। ओके, यहाँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इनका मतलब ये है वृद्धिशील मॉडल में पता क्या है, ये कहते हैं कि भाई जो कार्यक्रम और जो नीतियां हैं जिनमें हमने समस्याओं का समाधान किया तो उनमें कुछ संशोधन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही है उनका वृद्धि मॉडल कि भाई उस मॉडल में कुछ संशोधन कीजिए, आगे समस्या का हल कीजिए, फिर जो बनती है समस्या उनका हल कीजिए, इसे बढ़ते रहिए। ठीक, पुराने में नया जोड़ते रहिए, ये है इनका मॉडल। अब आते हैं मिक्स स्कैनिंग मॉडल, एटीजियोनी का। ठीक है, इनका मतलब क्या है, इन्होंने अधिकतर जैसे लिंडब्लॉम का, लिंडब्लॉम के मिश्रण वो उसको सिद्धांत को लिया और अपने कुछ गुण मिलाए और दोनों मिक्स कर दिए, तब उन्होंने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, इसे अगर आपको डीप में पढ़ना है तो महेश्वरी एंड महेश्वरी से पढ़ लेना, फिलहाल इतना टाइम नहीं है। आप ओनली उस टॉपिक पर फिक्स रहिए जिस पर आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे आए, बताइए। इसे देखो क्या है, इसमें सामाजिक रचना को हतोत्साहित करता है। इसमें एक मेन पॉइंट लिख लीजिएगा, रुकना, इसे हम ये सामाजिक रचनाओं को हतोत्साहित करता है। ठीक, मतलब जो सामाजिक नई नई एक्टिविटीज है उनको हतोत्साहित करता है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचता, ये सब मिक्स कर देता है और चला जाता है। ठीक, ज्यादा इन्होंने अपने में कुछ किया नहीं है, लेकिन इनकी ये याद रखिएगा, ये वो एक इनकी बुक है, ये है देखो, ये इनकी बुक है, मिक्स्ड स्कैनिंग अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये बुक इनकी है। अब अगले आइएगा, डोर ऑप्टिकल मॉडल, इनकी बुक याद रख लीजिएगा, बस यहाँ बुक आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताइए। बताइए अनु, योगी, कोमल। ओके योगी, और किसी को कोई दिक्कत? इनके में थोड़ा और समझ लीजिएगा आप। ऑप्टिकल मॉडल में ये कहते हैं जो निर्णय है वो गुणात्मक है, परिणात्मक नहीं। ठीक है, इनके इस सिद्धांत की ये खासियत, कुछ प्रमुख विचार हैं इनके, तो इन्हें देख लीजिएगा, कुछ विशेषताएं हैं इनकी, ये देख लीजिएगा। ये कहते हैं निर्णय गुणात्मक है, परिणात्मक नहीं। अगला आता है इनका तार्किक है, तार्किक व तार्किकेतर, तार्किकेतर तत्वों को समेटते हैं या लेते हैं। ठीक है, एज इट इज पॉइंट याद रख लीजिएगा और इसमें कोई आपको विशेष याद नहीं करना है।
ठीक, अगला आइए आप, यह है आर्थिक तर्क के लिए बुनियादी तर्क है, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखिए, पद्धतिगत व्यक्तिवाद और तर्क संगत पसंद के आधार पर है, बस इतना ही। और दूसरा, इसमें इंपोर्टेंट थिंकर याद रखिएगा, सपोर्टर इनके कौन है, बेंसन ऑस्ट्रोम, जेम्स बुकानन, गॉर्डन टी ब्लॉक, विलियम ए निस्कनन एंड विलियम सी माइकल, है ना, मिशेल। और एक और याद रखिए, थर्ड पॉइंट, एक व्यक्ति अपने निर्णय को अधिकतम करने के लिए अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करेगा। ठीक, जब कोई व्यक्ति होगा अपना निर्णय अधिकतम लेगा, वो खुद, ऐसे मान लीजिए कोई संगठन है, ठीक है, संगठन है, अब कोई एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा तो वो कैसे लेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, हो अपने अपने स्वार्थ के अनुसार वो निर्णय लेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या कहते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी में, कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो प्रत्येक स्तर पर लिए जाएंगे, प्रत्येक स्तर पर लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे, इससे संगठन को लाभ होगा और जनता का भी लाभ होगा। कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा संगठन में निर्णय, अगर एक व्यक्ति लेगा तो वो अपने स्वयं के बारे में सोचेगा, और सारे लेंगे तो सारे अपने अपने में सोचेंगे, लेकिन सर्वहित होगा उससे। ठीक है, चलिए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो है? आगे बढ़े, जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। जल्दी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, इसे यह बोलते हैं प्रिज्मीय मॉडल। हाँ क्या गुलनाज, चलिए अब इसे बताते हैं, लास्ट में आप पूछना, ओके, उसे नोट कर लो आप कहीं कि क्या पूछना है, उसके बाद हम बताते हैं। देखो, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है जिन्होंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फ्रेडरिक रिक्स, FW रिक्स, ठीक, मैन प्रोपोनेंट है। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से सबसे पहले किसने इसे दिया, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया सही से, इस दृष्टिकोण के सबसे पहले विचारक कौन से हैं, तो उनमें से क्या है, JM गॉस, रॉबर्ट डहल, रॉस्कन मार्टिन, ये तीनों चारों थिंकर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता क्या करता है, पहले इसे समझ लीजिएगा, ये एक प्रिज्म के थ्रू समाज को समझने की कोशिश करता है, समाज के पर्यावरण को समझता है कि वो किस किस स्तर से विस्तार हुआ है। इसे, जो इनका दृष्टिकोण है, इसे ये भी कह सकते हैं कि ये तुलनात्मक भी है, क्योंकि इन्होंने थाईलैंड और फिलीपींस का अध्ययन किया है इस मॉडल में। ठीक, उन्होंने देखा है, चाइना का भी किया है, अमेरिका का भी किया है, तो देखा है उन्होंने, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो थाईलैंड एंड फिलीपींस। ओके, चलिए आगे आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पर्यावरण लोक प्रशासन की अंतःक्रिया का अध्ययन करता है और वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, सिंपल सा। ठीक, अगला आता है लोक प्रशासन का रिक्स विश्लेषण मुख्यतः निर्भर करता है एक संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर डिपेंड है। ठीक, तो इसे ऐसे समझे, एक सिस्टमैटिक है, समाज का विकास कैसे हुआ,
3 चरणों में बताते हैं, जिसे हम आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ओके, इनके मेजर वर्क याद रखिएगा, बुक, इनकी ये पुस्तकें याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, बुक याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, पिछली बुक में, पिछली क्लास में बताया था। देखो अगर आप देखें तो प्रिज्मेटिक थ्योरी किसने दी, रिक्स के अलावा और किसी ने यूज ही नहीं किया इसे। तो बुक में देखो कहीं प्रिज्मेटिक लिखा है, ये लिखा है, तो ये किसकी है, FW रिक्स। आंख बंद करके लगा दीजिएगा। अगला देखो इकोलॉजिकल, परिस्थिति, परिस्थितिवाद का सिद्धांत किसने दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजी, फ्रेडरिक रिक्स, FW रिक्स। हो गया याद, आधी चीजें क्लास ही में याद करा देंगे। कैसे नहीं होगा भाई, नेट, नेट को हम जबरदस्ती छीन लेंगे, वो दूर भागेगा, हम बुलाएंगे उसे। ठीक है, चलिए, वह संरचना को समाज की गतिविधियों के पैटर्न के रूप में संदर्भित करते हैं। वह समाज के बारे में देखते हैं, समाज की संरचना को देखते हैं और उसकी गतिविधि कैसे कैसे उसका विकास हुआ है उसे समझने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कैसे क्या हुआ, किस चरण में कौन सा समाज क्या था। ठीक है, कि वो पहले पूरा मिक्स होता था, एक व्यक्ति सब कुछ यही वो कर रहा है, फिर उसमें चरण आए, धीरे धीरे से वो विकास हुआ और सब डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए। USA का उदाहरण दे देते हैं वो लास्ट में। चलिए आगे आए। इस प्रकार उन्होंने 3 प्रकार के समाजों को वर्णित किया या परिभाषित किया। 3 प्रकार के समाज कौन कौन से, संलयन, फ्यूज, प्रिज्मेटिक, प्रिज्म और विचलित मॉडल, डिफ्रैक्टेड। ठीक है, डिफ्रैक्टेड मॉडल ये याद रखना, पूछ सकते हैं। फ्रेडरिक रिक्स ने अपने सिद्धांत में क्या दिए हैं, 3 प्रकार के समाजों को परिभाषित किया है। कौन कौन से किए हैं, तो आप बताएंगे कौन सा, फ्यूज, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड, संलयन, प्रिज्मी, विचलित मॉडल। ठीक, चौथा दे देंगे तो वो गलत होगा, चौथा वाला। ओके, अब बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे भी, ठीक, होगी तो बताइए, सॉल्व किया जाएगा। बताइए गुलनाज, जल्दी से बताइए। चलिए तो फिर आगे बढ़े। चलिए देखो इसे समझते हैं हम लोग, आइए तो समझते हैं। वैसे पहले ये मॉडल सभी लोग देखो, जिनको अपने नोटबुक में बनाना है बना लो, जल्दी से बनाओ। ओके, गुड योगी अनु, तो आपकी नहीं है प्रॉब्लम। ओके, अच्छे से आया समझ में भाई, आधा याद करके क्लास से ही जाएंगे, ये हम लोगों ने कसम खाई है ना। घर पे जाके कुछ नहीं करने वाले, यहीं सीख के जाएंगे जितना भी सीखेंगे। चलिए बढ़े आगे। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, फ्यूज्ड, ये क्या है, प्रिज्म, ये क्या है, संलयन या विवर्तित। या विवर्तित, हिंदी वाले ये शब्द लिख लेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉरी सॉरी फ्यूज, सॉरी ये गलत है, 3 ही तो है। ये है आपका संलयन, ये है आपका प्रिज्म, ये है आपका विवर्तित। जैसा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्रिज्म सोसाइटी, एग्रीगेट, तो ये है किसान वाला चरण। ठीक है, जहाँ कृषि प्रधान देश होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ याद रखेंगे कि ये किसके आधार पर संरचना की गई, सबसे पहले याद रखेंगे थाईलैंड एंड फिलीपींस।
ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, उनकी आपने बुक, हमने आपको उनको मेजर वर्क बताई दिए हैं क्या क्या है। अब अगला आता है, इसे वो आदर्श मॉडल भी कहते हैं, आदर्श मॉडल कहकर भी व्याख्या करते हैं। ठीक है, आदर्श मॉडल। ठीक, अब आगे आते हैं, आगे क्या कहते हैं वो, कि जब कोई भी समाज होता है ना, वो इस कृषि प्रधान समाज में होता है, जब वो धीरे धीरे विकास करता है अपना, तो वो अपने चरण में बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से गुजरता है, जो विकास के चरण के स्टेप है, तो वो यहाँ क्या हो जाता है, बन जाता है। अच्छा, कैसा बन जाता है, मतलब विकास हो जाता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाती है। जब समाज में क्या था, कृषि प्रधान थे, उनमें रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। ठीक है, उसके बाद सब अलग अलग हो गया, मतलब डिपार्टमेंट सारे अलग है ना, ऐसे समझिए इसे। आगे बढ़े, देखो इसे बस इतना ही याद रखिएगा, इनमें कुछ उनके और मॉडल हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़े। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, उनके और मॉडल याद रख लीजिएगा। फ्यूज मॉडल को समझिएगा। फ्यूज जो स्टेज है उसमें क्या है, शाही चीन और पूर्व क्रांतिकारी सियाम थाईलैंड के अनुभव के आधार पर है। ठीक है, मतलब चाइना भी कृषि प्रधान था। ठीक है, उनके अनुभव की, कैसे वहाँ क्या क्या जनता करती थी, क्या है क्या नहीं है ना। आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आप सबको आ गया होगा। चलिए, डिफ्रैक्टेड मॉडल जो लास्ट में है स्टेज, उसमें क्या है, विवर्तित मॉडल। उसमें अमेरिका समाज का उपयोग किया है, कि अमेरिका में सब कुछ अलग अलग है और वहाँ एक विकसित देश है ना। चाइना क्या अभी हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, अमेरिका पुराना है बस। चलिए आगे आए, प्रिज्मेटिक मॉडल। प्रिज्मेटिक में क्या है, इसमें सब कुछ मिक्स रहता है, लोग सब कुछ करते हैं। ठीक, मतलब ये दोनों का मिक्सअप है, कुछ संलेत मॉडल का, कुछ विवर्तित मॉडल का। इसमें प्रिज्मेटिक मॉडल जो है वो किस किस पर आधारित है, थाईलैंड और फिलीपींस पर। मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे लोकप्रिय इनका मॉडल है। ठीक है, और प्रशासनिक शाला एवं बाजार कैंटीन मॉडल है इनके। ठीक, ये याद रखिएगा इनका। अब यहाँ आ जाइएगा। हाँ, यहाँ किसी का कोई डाउट है? किसी का डाउट तो है नहीं? जल्दी से बताइए। तो इनका बाजार कैंटीन जो मॉडल है, ऐसे पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, बाजार कैंटीन मॉडल किसने दिया? तो प्रिज्मेटिक मॉडल के अंदर दिया है उन्होंने, सॉरी, हाँ, प्रिज्मेटिक मॉडल के अंदर दिया है बाजार कैंटीन मॉडल, शाला मॉडल, भाई भतीजा वाला, ये सारे दिए हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, बताइए जल्दी से। किसी को भी नहीं है? नालिन पांडे है ना, तो आपको प्रिज्मेटिक मॉडल नहीं है। और कोई बताइए जल्दी से। देखो ऐसे समझो, जो प्रिज्मेटिक मॉडल है, उन्होंने पता क्या क्या, इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है, ठीक है, और उनका परिवेश, जो उनका वातावरण है या पर्यावरण है, किस परिवेश में कैसी व्यवस्था है, उन दोनों का अध्ययन किया है बस। और यहाँ कुछ याद नहीं रखा, क्या किया है, प्रशासनिक व्यवस्था और उनके परिवेश का अध्ययन किया है प्रिज्मेटिक मॉडल में। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, इतना याद रखिएगा। नालिन आया आपको समझ में? प्रिज्मेटिक मॉडल के ही अंदर उन्होंने क्या दिए हैं, विषम जातीयता। विषम जातीयता को ऐसे समझिए कि भाई अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं थी, अलग अलग व्यवस्थाएं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? विषम जातीय, अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं थी यहाँ। ओके, और वही है कि भाई ड्यूरो तत्वों को जोड़ता था, चैम्बर, विवर्तित समाज,
ये सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ती थी, औपचारिकता थी, ठीक, वही फॉर्मल वे, ठीक। अब आते हैं अगला, भाई भतीजा विवाद, भाई भतीजा था, लाल पीता शाही, है ना, ये कि भाई अपने साला मॉडल बोलते हैं उसे, भाई भतीजा वाले को साला बोलते हैं, वो साला मॉडल, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं साला मॉडल, इसके अंदर है प्रिज्मेटिक मॉडल के अंदर, ठीक। इसमें सिर्फ घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा लंबा है नहीं, ठीक है। बाजार कैंटीन याद रखिएगा, ये साला मॉडल, बस। और बताइए नालिन, आपको आया समझ में, क्या है प्रिज्मेटिक मॉडल? प्रशासनिक व्यवस्थाओं और उनके परिवेश का अध्ययन करते हैं इस मॉडल में, ठीक। बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? अब जो स्टूडेंट नए हैं वो पुरानी क्लास देख लेंगे, ध्यान देना, हो सकता है इसकी 4-5 क्लास और चले, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक क्लास लेंगे, उसमें रिवीजन करते चलेंगे हर सप्ताह में, ठीक है। हो सकता है सप्ताह में 2 दिन रख लेंगे, जैसा आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से। नालिन नितिन कुमार पांडे, आपको कोई दिक्कत है? बताइए, आपको समझ में आया है नितिन? एक बार बता दीजिए आप लोग। ओके, गुड ना नितिन। अब योगी अनु, कोमल, गुलनाज, सिमरन, चलिए तो सभी को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। हाँ, किसी का कोई डाउट, पिछली क्लास से कोई डाउट नहीं है ना? कल का देख लीजिएगा आप, कल हम लोग आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में नए थिंकर को पढ़ेंगे, इंडियन थिंकर को, ठीक है। कल वही 3 क्लास होंगी फिर से, और कंपैरेटिव में पढ़ेंगे डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो जिसको भी पढ़ के आना है वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और कंपैरेटिव में जो भी थ्योरियां रह गई होंगी वो एनपीए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये पबेड में पढ़ेंगे। पंकज, पंकज साथी, पंकज जी आज ही आए हैं आप क्लास में? ये आपकी फर्स्ट क्लास है ना? पंकज, जल्दी से बताइए। हाँ योगी अनु, हो गई है क्लास मेरी तरफ से, ओवर हो चुका है, ठीक है। अब जिनको भी जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। मेरे तरफ से सेशन ये खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। जिनके भी डाउट है वो मैं बता दे रहा हूँ। निर्मला, आप भी न्यू है, आप एक नंबर नोट कीजिए जिसपे हम ग्रुप में आपको ऐड कर दें, ठीक है। तो उसमें आपको डिटेल मिलती रहेगी। और बताइए, और कौन है नया? 2 स्टूडेंट नए हैं। चलिए नंबर नोट कर लीजिएगा। हो गया? इस पे मैसेज कर दीजिएगा और आपको हम उसमें ग्रुप में ऐड कर देंगे, ओके। ओके नितिन, निर्मला, आप लोग दोनों लोग कल से रेगुलर क्लास ज्वाइन करें, है ना, लाइव क्लास देखें, ताकि आपका जल्दी सिलेबस हो और जल्दी से हम लोग, हो सकता है 2-3 क्लास में 2-3 ही अधिकतर लेंगे क्लास पबेड की, पूरा सिलेबस हम लोगों का खत्म हो जाएगा।
यस कोमल, यस कोमल, आपको तो पता है, आप तो पुराने स्टूडेंट है ना। चलिएगा, ठीक है, नंबर नोट हो गया। नितिन, निर्मला, ओके, ठीक है। सेशन हमारा खत्म होता है, कल हम लोग 6 AM मिलेंगे, 6 PM और 8 PM। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग आराम से पढ़ें। पंकज साथी आपको समझा देंगे, पहले आप इसका, पहले जो आप लेट आए ना क्लास में, पहले आप स्टार्टिंग में पढ़िए उसे, है ना, उस मॉडल को जो हमने बताया, पहले ये क्लास देखिए तभी वो समझ में आएगा। ऐसे हम समझा देंगे नहीं आएगा आपको कुछ समझ में, ठीक है। कल हम आपका डाउट वो पूरा क्लियर कर देंगे, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पिन कर दें, वहां देख लेंगे, ठीक है। अगली भी क्लास लेनी है, ओके, बाय। आप हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक, बाय।